हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आई है। भारत सरकार की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत की जनसंख्या अब गिरने लगी है, जिसके बारे में पहले आंकड़े लगाए जा रहे थे कि भारत की जनसंख्या 2050 तक अपने पीक तक पहुंच जाएगी, यानी 150 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जिस तरह के आंकड़े नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में आए हैं, उसको देखकर लगता है कि भारत की जनसंख्या अब स्थिर हो जाएगी, यानी स्टेबल हो जाएगी, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए आज इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया क्या बात कर रहा है इसके बारे में। इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज़ स्टार्टेड टू डिक्लाइन, फर्टिलिटी रेट बिलो रिप्लेसमेंट लेवल। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मनी कंट्रोल, इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज़ स्टार्टेड टू डिक्रीज, शोज सर्वे। द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियाज़ टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन टू 2.0 NFHS 5 डेटा। तो सरकार ने यहाँ पर पूरे भारत में एक सर्वे किया, जिसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 नाम दिया, और इसने 2019 से 2021 का आंकड़ा हमारे सामने रखा, जिसमें हमें चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। भारत के इतिहास में पहली बार फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम हो चुका है, यानी 2.1 फर्टिलिटी रेट किसी देश की जनसंख्या को स्टेबल रखने का एक नंबर है। लेकिन भारत का फर्टिलिटी रेट अब पहुंच गया है 2 के आसपास। तो इसका मतलब है कि भारत की जनसंख्या गिर रही है। मैं आपको फर्टिलिटी रेट के बारे में बेहतर तरीके से समझा देता हूँ। तो मान लीजिए आपके सामने 6 कपल्स है और इनके फ्यूचर में एक एक बच्चा होता है, यानी हर कपल से एक एक बच्चे हों तो 6 बच्चे हो जाएंगे। तो इनका फर्टिलिटी रेट 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक औरत ने सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दिया है। अगर यहाँ पर इन 6 कपल्स के 2-2 बच्चे होते तो यहाँ पर फर्टिलिटी रेट 2 हो जाता। तो ये होता है फर्टिलिटी रेट। लेकिन अगर किसी देश को अपनी आबादी को स्टेबल रखना है तो यहाँ पर 2.1 का फर्टिलिटी रेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी कोई बीमारी आ जाती है, जैसे कोरोना आई, परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया जैसे बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट। तो इन सब कारणों से जनसंख्या मेंटेन रखने के लिए 2.1 को एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है। और इसी चीज़ को देखकर भारत में एक नारा दिया गया था, हम 2 और हमारे 2। तो मैं आपको फर्टिलिटी रेट का ग्राफ दिखा देता हूँ। तो ये है फर्टिलिटी रेट। जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने 1992 में पहला सर्वे किया था तो तब फर्टिलिटी रेट 3.4 था, जो काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें रूरल 4 के आसपास था। और उसी दौरान जो अर्बन एरिया का फर्टिलिटी रेट है वो 2.7 था, आप देख सकते हैं। लेकिन अब जो हमारे सामने डेटा आया है उसमें 2 का फर्टिलिटी रेट आया है टोटल में, जिसमें रूरल का 2.1 का है और अर्बन का 1.6, काफ़ी गिर चुका है। और अब इस ग्राफ को देखकर लगता है कि हम 2 हमारे 2 नहीं, बल्कि हम 2 और हमारे 1.6, ये बात साबित हो जाती है। और ये आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की जनसंख्या धीरे धीरे अब कम होनी शुरू हो जाएगी और ये 150 करोड़ तक नहीं पहुंचेगी। और जो जनसंख्या है उसमें 2 देश बहुत ज़्यादा ऊपर आते हैं, भारत और चाइना। जहां पर वर्ल्ड पॉपुलेशन का चाइना के पास 18.4% था, तो वहीं पर भारत में 17.94% की जनसंख्या दुनिया भर की वो भारत में रहती है। इसके बाद जो आंकड़े आते हैं वो काफ़ी नीचे आते हैं। तो दुनिया भर में ये 2 देश जनसंख्या के मामले में काफ़ी आगे आते हैं। और इसके अलावा भारत की आबादी तेज़ी से बूढ़ी भी हो रही है। आप ग्राफ देखिए, देख सकते हैं। जब पहली बार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का पहला डेटा आया था 1993 में, जो तब की जो भारत की आबादी थी जिसकी एज 15 से कम थी, तो उसका जो प्रतिशत था वो 38 था। लेकिन अब जो आया है आंकड़ा, उसका जो आंकड़ा आया है वो 26.5% है, यानी कि जो भारत की जनसंख्या है उसमें 15 साल के कम लोगों का जो डेटा है वो 26.5% है। और अब चलते हैं उन कारणों पर जिससे पता चलता है कि फर्टिलिटी रेट को कम करने में कहाँ से मदद मिली। इससे पहले जो आंकड़ा आया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, उसमें जो फर्टिलिटी रेट थी वो 2.2 थी, जो अब 2 हो गई है। इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट, यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते थे उसका जो परसेंट था वो पहले 54%, जो अब हो चुका है 67%। जो अनवांटेड प्रेगनेंसी थी वो पहले 13 थी, लेकिन अब 9 हो चुके हैं, यानी कि इसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। फुल इम्यूनाइजेशन इन किड्स, यानी कि जिनको जो डोजेज लगती हैं जब बच्चे पैदा होते हैं, तो पहले का जो आंकड़ा था वो 62 था, लेकिन अब जो आंकड़ा है वो 76 है। और इंस्टीट्यूशनल बर्थ, यानी कि जो हॉस्पिटल्स में बच्चे पैदा होते थे उनका पहले आंकड़ा था 79%, जो अब बढ़कर 89% हो चुका है। और आप देख सकते हैं इन आंकड़ों से हमें काफ़ी अच्छा एक आइडिया मिल जाता है कि जनसंख्या के मामले में भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और अब हम उस डेटा के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं, जिससे पता चलेगा कि किस राज्य में क्या फर्टिलिटी रेट है। तो देख सकते हैं कि जहाँ पर लोवेस्ट है, सबसे लोवेस्ट है पंजाब में, जहाँ पर 1.6 पहले भी था और अब भी इतना ही है। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ा है। पहले जहाँ पर 1.8 था तो अब
ये हो चुका है 1.6। महाराष्ट्र में पहले 1.9 था तो 1.7 हो चुका है, कर्नाटका में 1.8 से 1.7 और ऐसे ही आंध्रा में। जहाँ पर हाईएस्ट है अभी भी काफ़ी ज़्यादा बर्थ रेट है वो है बिहार। पहले जहाँ पर 3.4 था तो अब वहाँ पर 3 हो गया है, जो काफ़ी अभी भी काफ़ी हाईएस्ट है। उसके बाद आता है मेघालय का नंबर, फिर आता है यूपी का। हालांकि इन सभी राज्यों में हमें काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है, लेकिन फिर भी जो बिहार और यूपी की जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, और अगर हम इसके बर्थ रेट को देखें तो उसके हिसाब से इसमें बढ़ती ही जाएगी। तो इसमें अभी काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है बिहार में और यूपी में खासकर। लेकिन इस डेटा में जो सबसे हैरान करने वाली बात जो सामने आई है वो है इतिहास में पहली बार भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो चुकी है। वुमेन आउट नंबर मैन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। जो अभी का जो फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है उसमें जो सेक्स रेशियो है 1000 आदमियों पर 1020 औरतें आ रही हैं। यानी आप देख सकते हैं कि कितना बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ये उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन हम फिर भी इस चीज़ को हम एक पॉजिटिव वे में देखें तो ये काफ़ी अच्छा आंकड़ा है। तो इन सब आंकड़ों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भारत में जनसंख्या स्टेबल रहने वाली है, लेकिन ये सिर्फ एक सर्वे है। अभी जनगणना के आंकड़े आए नहीं हैं, और जो भी जनसंख्या को लेकर नीतियाँ बनाई जाती है वो सर्वे को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती, बल्कि जनगणना को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये है अंत इस वीडियो का। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching. I really appreciate your prestigious time. God bless you all. Now, signing off.